हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के। मैं अमन बंसल आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एबी गुरुजी चैनल में। और यहाँ पे दोस्तों एक कमाल धमाल टॉपिक पर एमसीक्यूज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहला काम आप लोगों ने जो करना है वो इस वीडियो को लाइक करने का। सभी स्टूडेंट मेरे साथ में जुड़ जाएंगे। यहाँ पे जो हमारे पास में स्टडी का दिन है वो है 98वां। इससे पहले वाले 97 दिनों की क्लासेज अगर आपने नहीं लगाई है तो चिंता की बात नहीं है। 97 दिनों की क्लासेस को मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया। प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। पेपर 2 की भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग इस चैनल ने आप लोगों को दी है। उसको भी सारे लेक्चर्स प्लेलिस्ट में डाल दिए और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर देख लीजिएगा। जेआरएफ की ओर हम भाग रहे हैं। ड्रीम और जेआरएफ आर इस चैनल का नारा है। और रिसर्च एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपके साथ में आज डिस्कस करूंगा। ये नहीं होता कि मैं आपके साथ में इसको शेयर करूंगा मतलब कि आप आंसर बताओ और बात खत्म। मैं इसको डिस्कस करूंगा ताकि रिसर्च एप्टीट्यूड की आपकी पकड़ यहाँ पर मजबूत हो जाए और आप समझ पाए कि रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं और किस तरीके से आप उस क्वेश्चन को समझकर आंसर दे सकते हैं। मैंने आपको हमेशा कहा है कि आपके पास में एवरेज 1 मिनट होता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। लेकिन जब इससे पहले वाली यूनिट्स मैंने आपको करवाई है जिसमें आप रीजनिंग को ले लो, जिसमें आप छोटे मोटे जो हमारे पास में कम्युनिकेशन का टॉपिक है उसको ले लो, आईसीटी का टॉपिक है उसको ले लो, तो उस वक्त में स्टूडेंट के मन में ये वहम आ जाता है कि भाई ये तो क्वेश्चन हम 10-10 सेकंड के अंदर ही कर सकते हैं, तो 1 मिनट की एवरेज तो बहुत ज्यादा हमारे पास में होगी। पर मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि आपके पास में रिसर्च एप्टीट्यूड भी एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने में ही आपका बहुत सारा समय लग जाता है। तो ये आप कतई मत सोच लेना कि 1 मिनट का एवरेज आपके लिए ज्यादा हो जाता है। 1 मिनट का एवरेज ज्यादा कतई नहीं है। रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन की लैंग्वेज काफी टेक्निकल है, इसीलिए मैं इसको लास्ट में लेकर आया हूँ। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ काफी काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। हर एक क्वेश्चन को इन डेप्थ हम चर्चा करने वाले हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आज आप लोगों के लिए ये है कि आप सभी जानते हैं कि कल हमने रिसर्च एप्टीट्यूड को शुरू किया था। तो आज आपको लगेगा भाई रिसर्च एप्टीट्यूड का ये दूसरा लेक्चर है, पर ऐसी सच्चाई नहीं है। ये रिसर्च एप्टीट्यूड का चौथा लेक्चर है आप लोगों के लिए। ऊपर आप देखो आई बटन आपको दिख रहा होगा, वहां पे प्लेलिस्ट का लिंक है। कॉमर्स में स्टैटिक्स जो यूनिट है उसमें 2 चैप्टर ऐसे हैं जो रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर इंक्लूडेड हो जाते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वाला, डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो वो भी रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर है। तो वो कॉमर्स की क्लासेस के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया था, तो आपकी सुविधा के लिए प्लेलिस्ट में डाल दिया। तो प्लेलिस्ट में आप उन दोनों लेक्चर्स को जरूर देख लेना। ये हमारे पास में ऑफिशियली रिसर्च एप्टीट्यूड का चौथा लेक्चर हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। फेसबुक और टेलीग्राम के ये ग्रुप्स आपके लिए ज्वाइन करने बहुत जरूरी है। इन्हें अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो जरूर ज्वाइन कर लेना। अब इस वक्त में डिस्कशन मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए होते हैं, इंपोर्टेंट नोट्स आपके लिए इंपोर्टेंट होते हैं और गाइडेंस आपके लिए इंपोर्टेंट होते हैं कि किस तरीके से आपने स्टडी करनी है। तो आप एक स्पेशल ग्रुप एबी गुरुजी चैट ग्रुप का हिस्सा बन जाइएगा। ऊपर व्हाट्सएप नंबर देगा, यहाँ पर व्हाट्सएप कर देना। हमारे टीम मेंबर्स आपको बता देंगे कैसे आप इसके अंदर ऐड हो सकते हैं और इन सब चीजों का फायदा ले सकते हैं। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में, ताकि जैसे ही चैनल लाइव आए कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। और आज सुबह जो मैंने आपके लिए वीडियो अपलोड की थी उसको आपने देख लिया कि नहीं देखा, जल्दी से मुझे बताना शुरू कर देंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देखना जरूरी है, मैंने आपको पहले बता दिया। प्लेलिस्ट के लिंक वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। पेपर पास में है, हर दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्विज हम लेकर आ रहे हैं। पेपर 1 का अलग ग्रुप है क्विज का, पेपर 2 का अलग ग्रुप है क्विज का। इसका प्राइस 99 है, इसका प्राइस भी 99 है। पेपर 2 वाला जो है वो कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए ही है। तो आप इन प्राइजेस मतलब इन ग्रुप्स को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। कॉम्बो पैक अगर आप लेते हैं तो 149 का, यानी दोनों ग्रुप्स का। कम इसलिए रखें ताकि हर कोई स्टूडेंट इसे ज्वाइन कर पाए। ऊपर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर देना। हमारे टीम मेंबर्स आपको बता दें कैसे आप आए। तो रिसर्च एप्टीट्यूड का ये पहले वाला लेक्चर है जो आप ऊपर की ओर स्क्रीन पर जाते हुए देख रहे हैं। आज हमने इसके एमसीक्यू डिस्कस करने हैं और डिस्कस करने के दौरान आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे ये क्वेश्चन है और किस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते थे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, आंसर बताना शुरू करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज साइक्लिक इन नेचर। हाँ जी, चक्रीय है नेचर में। बताओ जी कौन सी ऐसी रिसर्च है? फंडामेंटल रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है या इवैल्यूएटिव रिसर्च है? हाँ जी, गिने चुने क्वेश्चंस हैं, जल्दबाजी मत करना, आराम से सोचना समझना फिर आंसर देना। ये सोचना कि आप एग्जाम हॉल में बैठे तो पूरा 1 मिनट ले लेना आप, ऊपर जो टाइमर चल रहा है उसके हिसाब से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से सोच विचार कर आंसर देंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे और हर एक आंसर पे जो भी आप देंगे उसके लिए आप 100% श्योर भी यहाँ पर होने चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाती है। हाँ जी,
चलो जी, 1 मिनट अबाउट टू कंप्लीट एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द आंसर। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको कल फंडामेंटल रिसर्च करवा दिया था, अप्लाइड रिसर्च करवा दिया था, एक्शन रिसर्च करा दिया था। अब मैंने आपको बताया था भाई रिसर्च जो है उसके क्या टाइप्स हैं, क्या मेथड्स हैं। लेकिन अब आप कहेंगे सर इवेल्युएटिव रिसर्च तो आपने करवाया ही नहीं था। तो मैं आपको बताता हूँ ये बेसिकली रिसर्च का मेथड नहीं है, ये रिसर्च का कोई टाइप नहीं है, रिसर्च का एक पर्टिकुलर है। आप इसे एक करेक्टर की तरह ले सकते हैं कि भाई ये एक रिसर्च की एक शाखा है बस। तो ऐसे में रिसर्च की असंख्य शाखा हमारे पास में होती है, केस स्टडी भी हो जाती है, जैसे वो शाखा है हमारे पास में, इवेल्युएशन हमारे पास में एक शाखा है, हम इवेल्युएट करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर चीज को तो उसके लिए रिसर्च कर रहे हैं। तो ये सब चीज क्या है, ये रिसर्च की एक शाखाएं हैं, रिसर्च के मेथड नहीं है। रिसर्च के जो मेथड थे वो तो मैंने आपके साथ में कल डिस्कस कर लिए हैं। तो आप आंसर किस तरीके से कर सकते हैं, साइक्लिक का मतलब यह है कि यहां पर ऐसे पहिए जैसी आकृति बन सकती है, यानी कि जहां से शुरू हो रहे हैं वहां पर वापस आप लोग पहुंच जाओगे। तो आप फंडामेंटल रिसर्च की जब आप बात करते हैं, इसके दो नाम मैंने आपको कराए थे, प्योर रिसर्च और बेसिक रिसर्च। इसके अंदर क्या था कि आप खोज करने जा रहे हैं, किसी नई चीज की खोज करने जा रहे हैं। तो खोज करने जब आप निकल पड़े तो कोई ना कोई नई इंफॉर्मेशन आप लोग तक पहुंच जाएगी। अब वो नई इंफॉर्मेशन तक वापस से आप कैसे पहुंच जाओगे, वापस से तो पहुंचोगे नहीं, आप फिर कोई नई इंफॉर्मेशन तक पहुंच जाओगे। तो ये तो साइक्लिक इन नेचर नहीं हो सकती है। इसमें तो नई नई चीजें आप खोज करते जा रहे हो, आगे से आगे बढ़ते जा रहे हो, तो ये साइक्लिक नहीं है। फंडामेंटल से ही एक स्टेप आगे की ओर जब आप जाते हो तो आप अप्लाइड रिसर्च पे जाते हो, यानी कि फंडामेंटल में जो फंडा आपको पता लगा उसे आप अप्लाई कर रहे हो लार्ज स्केल पर, या हमारे पास में अप्लाइड रिसर्च थी, तो ये भी साइक्लिक नहीं है। लेकिन एक्शन रिसर्च में क्या था, मैंने आपको करवाया था कि भाई ये आप एजुकेशनल पर्पस में यहाँ पर यूज करते हैं, एजुकेशनल लेवल्स पे यूज किया जाता है, स्कूल्स वगैरह में टीचर्स वगैरह द्वारा खास तौर पर यहाँ पर यूज किया जाता है। और एग्जाम्पल मैंने दिया था कि शोर कर रहे हैं क्लास के अंदर बच्चे। तो यहाँ पर आपके पास में क्या पैटर्न निकलता है, यहाँ पर आप प्लान करते हो, प्लान करने के बाद में आप एक्ट करते हो, एक्ट करने के बाद में आप ऑब्जर्व करते हो, और उसके बाद में रिफ्लेक्ट आपके पास में आता है। और अगर वो प्लान आपका काम नहीं करता है तो आप फिर से कोई नया प्लान वहां पर बनाते हो, फिर आप उसे एक्ट में लेकर आते हो, ऑब्जर्व करते हो, फिर इफेक्ट होता है। तो आप जहां से शुरू हुए हो वहां पर फिर से घूम फिर कर पहुंच जाते हो, जब वो एक्शन रिसर्च आपका काम नहीं आता। इमीडिएट प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहां पर आप निकालते थे ना, तो इमीडिएट प्रॉब्लम आपके सामने आई, आपने उसके बारे में सोचा, विचारा, एक्ट किया, काम नहीं बना, फिर दूसरा कुछ किया। तो ये हमारे पास में क्या है, साइक्लिक इन नेचर हमारे पास में एक्शन रिसर्च ही है जो हो सकती है। तो ये तीसरा इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में इंक्लूड हो जाएगा। इवेल्युएटिव रिसर्च, जैसा कि नाम में ही इसका काम छुपा है, इवेल्युएट कर रहे हैं इसमें तो हम किसी चीज के बारे में, तो वो हमारे पास में इवेल्युएटिव रिसर्च हो जाती है, ये आंसर इंक्लूड नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन इन डेप्थ समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, मेरी बात आराम से सुन लीजिएगा, ध्यान से सोचना क्वेश्चन के बारे में, जल्दबाजी मत करना। हाँ जी, आंसर बताना शुरू करेंगे। द इश्यू ऑफ रिसर्च एथिक्स becomes relevant in which of the following stages of research? Problem selection, hypothesis formulation, hypothesis testing, data analysis and interpretation, या defining of research population। नीचे आपके लिए आंसर्स दे रखे हैं, बताइए जी कौन सा सूटेबल आपको लगता है। चलो जी, चलो जी, टाइमिंग अबाउट टू कंप्लीट। यहां पर देखिए जी, रिसर्च एथिक्स की बात कर रहा है, इश्यू ऑफ रिसर्च एथिक्स, एथिक्स becomes relevant in which of the following stages। अब कौन सी स्टेज है जहां पर रिसर्च एथिक्स जो है वो काम आ जाएंगे। क्या प्रॉब्लम के सिलेक्शन करने में आपको एथिक्स अड़ते हैं क्या, ना जी ना, बिल्कुल नहीं। हाइपोथेसिस बनाने में, अब हाइपोथेसिस क्या होता है, कैसे उसकी टेस्टिंग की जाती है, सारी वीडियो मैंने आपको पहले प्रोवाइड करवा दी है, रिसर्च एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लेना। रिसर्च हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन में क्या आपको किसी भी तरीके के एथिक्स अड़चन डालते हैं क्या, ना सर, बिल्कुल भी नहीं डालते। लेकिन जब हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करते हो, जब मैंने आपको हाइपोथेसिस की वीडियो करवाई थी उस वक्त मैंने आपको शायद कल्लू हलवाई का एग्जांपल दिया था, भाई लड्डू बना रहा है वो, लड्डू का एवरेज वेट जो है वो 10 ग्राम का समझा गया था, नहीं, टॉफी का एग्जांपल दिया था कि 5 ग्राम की टॉफी हमारे पास में बनती है, ऐसा माना गया था।
लेकिन उसमें टेस्टिंग करने पर पता लगा भाई वो 5 ग्राम की नहीं बनती है। तो आपने उस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया था अलग अलग, यहाँ पर आपने सैंपल्स उठा उठाकर। तो टेस्टिंग करते वक्त यहाँ पर एथिक्स आए थे कि आप किसी पर्टिकुलर टेस्ट को लेकर बायस तो नहीं हो चुके हो ना, पार्शियलिटी तो यहाँ पर नहीं कर रहे हैं ना। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और यहाँ पर एथिक्स जो है वो आ जाते हैं। एथिक्स आपको बायस होने से रोकते हैं, पार्शियल होने से रोकते हैं, पार्शियलिटी करने से रोकते हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपके पास में आंसर में इंक्लूड होगा। अगर एक भी पॉइंट पर आप 100% श्योर हो जाते हो ना, तो आपको नीचे की ओर जाना है, यहां पर इन की ओर नहीं जाना, ठीक है ना, इन की ओर नहीं जाना, नीचे की ओर जाना है। भाई सी जो है वो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, पहले ऑप्शन में सी नहीं दे रखा, यानी इनको गोली मार देनी है। दूसरे ऑप्शन में सी दे रखा है, तीसरे में यहां पर सी नहीं दे रखा है, इसको भी गोली मारनी है। और चौथे ऑप्शन में सी दे रखा है। तो आपको पता है कि 2 या 4 में से आंसर होगा। तो अब आपकी फोर्स किस तरीके से बच गई आप देखो। दूसरे ऑप्शन में सी के साथ में डी दे रखा है, और चौथे ऑप्शन में सी के साथ में ई दे रखा है। तो आप जानते हो कि डी और ई इन दोनों में से कोई एक है जो सही कहा जाएगा। अब आपने फोर्स अपनी सिर्फ इतनी से लगानी है कि इन दोनों में सूटेबल को छांटना है, कौन सा आपको सूटेबल यहां पर लगता है। अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग से देखिए कि डाटा एनालिसिस आप कर रहे हो और इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, व्याख्या कर रहे हो भाई जो डाटा आपने उठाए हैं उनकी। और डिफाइनिंग द रिसर्च पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बेसिकली यहाँ पर जनसंख्या से नहीं है, मतलब रिसर्च करने के लिए जो आपने डाटा जो उठाए हैं, मतलब जो आपके पास में सैंपल है, उनको ही यहाँ पर पॉपुलेशन बोला जाता है। तो जो सैंपल आपने उठाए हैं उसको डिफाइन करने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। जो सैंपल उठाए हैं उसको तो आपको जैसे उठाया है वैसे का वैसा डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन जब एनालिसिस की बात करते हो, इंटरप्रिटेशन की बात करते हो, इंटरप्रिटेशन और डिफाइनिंग में अलग अलग डिफरेंस है। बहुत डेप्थ में जाकर जब आप करते हो तो वो इंटरप्रिटेशन है, व्याख्या है। डिफाइनिंग में सिर्फ आप मीनिंग बताते हो कि क्या चीज आपने उठाई है। तो इंटरप्रिटेशन जबकि डेप्थ की बात है, और एनालिसिस जो कि एक पर्टिकुलर क्वालिटी है। तो यहां पर आपके लिए एथिक्स जो है वो अड़ंगा डालने का काम कर जाते हैं। तो डी आप आंसर के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो सी और डी आप लोगों के पास में आंसर आएगा। 2 नंबर पे इसका आंसर टिक किया और आगे की ओर बढ़ गए। बात समझ में आ गई क्या? क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है। डिफाइनिंग और इंटरप्रिटेशन एक जैसी टर्म आपको लग सकती है, लेकिन इन डेप्थ जब आप सोचते हैं तो इंटरप्रिटेशन जो है वो थोड़ा सा गहरा शब्द आप लोगों के लिए हो जाता है। क्वालिटी वाइज अगर आप बात करते हो, एनालिसिस हर एक का अलग अलग होता है। तो एनालिसिस के लिए भी यहाँ पर एथिक्स आना चाहिए कि किस तरीके से एनालिसिस कर रहे हो आप, और उसके बाद में उसके इंटरप्रिटेशन में कहीं आप बायस तो नहीं हो रहे, पार्शियलिटी तो नहीं कर रहे हो। तो ये आपके लिए आंसर में इंक्लूड हो जाएगा सी और डी। आगे की ओर बढ़ते हैं डियर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्रेम प्यार से बढ़ेंगे डियर। काफी टेक्निकल टॉपिक है, इसलिए आराम आराम से बढ़ रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, वरना तो जल्दी जल्दी करवा के रफा दफा कर देता। हाँ, तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और अपने नंबर्स अपने पास में जरूर लिखते रहना कि कितने नंबर्स आपके आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कितने सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है। ओह माय गॉड, मैं इतनी मेहनत यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए ही करता हूँ। हर दिन मुझे बहुत ज्यादा टाइम को मैनेज करना पड़ता है डियर। हालांकि इसमें मेरा भी फायदा हो जाता है कि टाइम मैनेज करने की जो कला है उसमें मैं और ज्यादा निपुण होता जा रहा हूँ दिन ब दिन। पर मुझे क्या उस चीज से लेने देना, फायदा तो होना चाहिए ना आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को वास्तव में फायदा हो रहा है ना क्लासेस, तो आप लाइक जरूर कर दिया करो और शेयर जरूर किया करो। कल की वीडियो को बहुत जनों ने शेयर किया है, मुझे पता है, मेरे पास में एनालिटिक्स है उनके। तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से शेयर आप जरूर करते रहो, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के एजुकेशनल ग्रुप। शेयर करने से क्या होगा, स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचेगी, उन्होंने पता लगेगा कि एक ऐसा चैनल है एबी गुरुजी नाम का जो फ्री में कोचिंग यहाँ पर दे रहा है। तो उनको भी फायदा पहुंचाना पड़ेगा। जो सोच मेरी है वैसी सोच आपकी भी बन जाए, मतलब कोऑपरेटिव तरीके की, ऐसा मैं यहां पर चाहता हूं। आंसर बताना शुरू करेंगे इस क्वेश्चन का। आइडेंटिफाई द टेस्ट फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो विच आर मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च। हाँ जी, थोड़ा सा सोचने समझने वाला है, और उम्मीद करता हूं कि आप सही आंसर इसका दे देंगे।
हाँ जी, टाइमिंग अबाउट टू कंप्लीट हो चुकी होगी। यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा गया है, कौन सा ऐसा टेस्ट है नीचे दी गई लिस्ट में से विच आर मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट यानी परफॉर्मेंस जहां पर आपको देखने को मिल रही है, फोटो के नीचे तो नहीं आ गया ना, चलो यहाँ पर कर देते हैं। परफॉर्मेंस जहां पर मिलती है, ऐसा कौन सा टेस्ट आपको देखने को मिल रहा है? क्या पर्सनैलिटी से आप परफॉर्मेंस का अंदाजा लगा सकते हैं क्या? ना सर, बिल्कुल नहीं लगा सकते। जब पर्सनैलिटी से नहीं लगा सकते तो फिर प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी से भी नहीं लगा सकते। प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी का बेसिकली मतलब यहाँ पर क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड की यहाँ पर आपकी टेस्टिंग की जाती है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड आपका किसी पर्टिकुलर एक्टिविटीज में, पर्टिकुलर एक्ट में किस तरीके से रिएक्ट यहाँ पर करता है, उस चीज की यहाँ पर टेस्टिंग की जाती है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट एंड प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट पर आप 100% श्योर हैं कि भाई ये तो आंसर में इंक्लूड नहीं होंगे। अब आपने क्या करना है, अब आप नीचे ऑप्शंस की ओर जाइए। भाई ए और बी कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? ए यहाँ पर दे रखा है, बी भी दे रखा है। ए नहीं दे रखा लेकिन बी दे रखा है, कोई बात नहीं। ए दे रखा है, बी नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। यानी ए 1, 2 और 4 ये आंसर में इंक्लूड नहीं होंगे जी। तो ये तो हो गया भाई सीधा सीधा तरीका, भाई आपके पास में ओड वन आउट आपने कर लिया और तीसरा नंबर आप आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड बेसिकली। तो ये आपके पास में तीसरा नंबर आंसर आ जाएगा। पर अभी तो हम घर पे बैठे हैं, इसलिए हमने इसकी इन डेप्थ और स्टडी यहाँ पर कर दी। ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है ये तभी लागू होगी जब आप 100% श्योर होंगे डियर। इसमें हम 100% श्योर है कि भाई ये आंसर में इंक्लूड नहीं होंगे, तभी आप इस ट्रिक को लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 99 भी है ना, 99.9999% भी है, तो आप ये ट्रिक मत लगा लेना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 100% श्योर होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस ट्रिक के लिए। ये तो बात होगी जेआरएफ के लेवल की। अब हम घर पर बैठे हैं तो आगे की ओर चलते हैं। परफॉर्मेंस किस चीज से मिलेगी? परफॉर्मेंस हमें अचीवमेंट से मिलेगी डियर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। परफॉर्मेंस बढ़िया होगी तो अचीवमेंट हो जाएगी, तो अचीवमेंट टेस्ट सीधा सीधा यहाँ पर लिंक बैठ रहा है, तो सी जो है आंसर में इंक्लूड होगा। 100% श्योर हम हो चुके हैं। एटीट्यूड टेस्ट, रवैये का टेस्ट, ना जी ना, पता नहीं लग रहा अभी इसका आंसर में आएगा कि नहीं आएगा, कोई बात नहीं, मारो गोली आगे की ओर बढ़ जाओ। इंटेलिजेंस टेस्ट, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी बिल्कुल, जितना इंटेलिजेंट होगा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर होगी, सीधा सीधा रिलेशन इसका बैठ रहा है, तो ई भी आंसर में इंक्लूड हो जाएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अरे रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये तो हमारे सिलेबस में ही है, तो इसको आंसर में इंक्लूड नहीं करेगा क्या? हाँ सर बिल्कुल करेगा, तो एफ भी आंसर में इंक्लूड यहाँ पर हो जाएगा। एटीट्यूड अब आप लोग एलिमिनेट यहाँ पर कर सकते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं कोई भी आपको नहीं दे रहा हूं, तो आपके पास में आंसर इस तरीके से आराम से आ सकता है। ये जो चीज मैंने अभी आपके साथ में की है ना यहाँ पर, ये चीज ही एनालिसिस है डियर। जो चीज मैं आपको 27 जनवरी से लगातार समझाते हुए आ रहा हूं कि एनालिसिस करो, एनालिसिस करो, वो यही चीज है कि आप चीजों को किस तरीके से देखते हो, कि आप चीजों को किस तरीके से ऑब्जर्व करते हो, उसे समझते हो, अपने जहन के अंदर उतार लेते हो, अपने खून के अंदर उतार लेते हो डियर। मैं हमेशा लेक्चर के दौरान आप लोगों को कहता हूं भाई रगों में आ जाना चाहिए, रगों में आ जाना चाहिए। अरे वो रगों में आ जाने चाहिए का मतलब यही है कि आपने एनालिसिस इतने अच्छे तरीके से कर लिया कि आंसर वो क्यों है इस चीज की तह तक आप पहुंच के हो डियर। तो ये क्वालिटी मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स के अंदर आ जाए, और मैं रोज अनुभव करता हूं जब मैं मेरे चैट ग्रुप के अंदर जाता हूं, जो स्पेशल स्टडी ग्रुप है उसके अंदर जाता हूं, तो स्टूडेंट के अंदर ये क्वालिटी मैं कई कई बार अनुभव कर चुका हूं डियर, और इस चीज को लेकर मैं बहुत खुश भी हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरी मेहनत यहाँ पर रंग ला रही है। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर आंसर हमने डिस्कस कर लिया। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं, प्रेम प्यार से राधे राधे बोलकर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, आंसर बताना शुरू कर देंगे। A researcher, while reporting her research finding, gives weightage to stakeholders' perspectives in the क्वालिटेटिव रिसर्च थीम दिस विल इन्वॉल्व। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने पहले आपके साथ भी डिस्कस कर लिया है, लेकिन यहाँ पर भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर फिर से इंक्लूड कर रहा हूँ। तो आप लोगों की मेमोरी टेस्ट हो जाएगी यहाँ पर, और एक बार फिर से इसको इंक्लूड करके हम रिसर्च का थोड़ा सा एक एस्पेक्ट यहाँ पर समझने का प्रयास कर लेंगे। आंसर बताना शुरू करेंगे। बहुत तारीफें आती हैं, बहुत ज्यादा तारीफें स्टूडेंट्स मेरी जो है वो करता है, मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसा नहीं है कि मैं उन चीजों का बिल्कुल भी वो नहीं करता।
हालांकि जब चीजें हमारे पास में ज्यादा आने लगती है तो हम उसकी वैल्यू कम करते हैं, पर मेरे साथ में ऐसा नहीं है डियर। मैं हर एक कमेंट की यहाँ पर फुल वैल्यू करता हूँ, मेरे पास हर एक कमेंट पहुंचता है और हर एक कमेंट को मैं यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करता हूँ जितना मेरे पास में टाइम निकलता है। और मुझे बहुत वास्तव में अच्छा लगता है कि चलो मैंने किसी की कुछ मदद की यार, हर चीज पैसा ही नहीं होती है, तो मैंने कुछ किसी की मदद की, इस चीज को लेकर मैं काफी खुश होता हूँ यहाँ पर। और वास्तव में पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों से जो स्टूडेंट्स हैं और वो कमेंट करते हैं तो मुझे वास्तव में बहुत ज्यादा यहाँ पर खुशी मिलती है। और आप भी जब टीचर बन जाएंगे तो आप भी उस खुशी का अनुभव जल्दी ही करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलो जी इसके आंसर की बात करते हैं। तो डियर देखो जी यहाँ पर क्या है, वेटेज दी जा रही है स्टेक होल्डर के पर्सपेक्टिव को, स्टेक होल्डर्स के पर्सपेक्टिव को वेटेज दी जा रही है। तो ये बिल्कुल भी वायलेशन नहीं कहा जाएगा एथिक्स का, ना जी ना। ये तो बल्कि यहाँ पर डिस्क्लोजर किया गया है रियलिटी सिचुएशन का, क्योंकि जो यहाँ पर रिसर्च फाइंडिंग्स है ये किसके सबसे ज्यादा काम की होती है, स्टेक होल्डर्स की सबसे ज्यादा काम की होती है। ऐसे में उनके पर्सपेक्टिव को वेटेज दी जाएगी, तो ये रियलिटी सिचुएशंस को बाहर लाने का काम यहाँ पर कर रही है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर एग्जामिनर द्वारा बनाया गया है। बायस हो जाएगा, प्रेजुडिस हो जाएगा, ना जी ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनएप्रोप्रिएट भी यहाँ पर नहीं कहा जाएगा। तो ये हमारे पास में सीधा साधा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, आंसर बताना शुरू कर देंगे। A style of writing a thesis and research article has to be, हाँ जी, एक क्वेश्चन लास्ट में जाकर हिंदी का भी लेकर आया, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी नाराज मत होना, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वालों का भी एक तड़का मैंने थोड़ा थोड़ा लगाया है, ठीक है। चलो जी आंसर बताएं जी। बाकी ये जो चाइनीज एप्स वगैरह बंद हो गए ना, बिल्कुल सही टाइम पे बंद हुए हैं। अब एग्जाम सर पर हैं और पबजी वगैरह अब कोई स्टूडेंट खेलेगा तो फिर अच्छा थोड़ा कहा जाएगा। तो सही है पबजी वबजी बंद कर दिया। तो अब नई खबर सुनने को आई है, फौजी अब कोई नई एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, तो आत्मनिर्भर भारत के तहत अब उसे लॉन्च किया गया, पता नहीं क्या। एक बंद हुई तो दूसरी यहाँ पर शुरू हो। चलो जी इसका आंसर आप लोगों ने बता दिया होगा, थोड़ा सा टेक्निकल यहाँ पर है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बार ध्यान से देखते हैं। स्टाइल ऑफ राइटिंग की बात कर रहा है, स्टाइल ऑफ राइटिंग अ थीसिस एंड रिसर्च आर्टिकल हैज टू बी, राइटिंग की यहाँ पर बात कर रहे हैं, राइटिंग का स्टाइल क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो मैकेनिकल इन सो फॉर एज प्लेसमेंट ऑफ फिगर्स एंड टेबल्स इज कंसर्न, ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर टेबल्स और फिगर्स की बात नहीं की जा रही है। और उसके बाद में वेरिएबल और रिस्पेक्ट ऑफ रेफरेंसिंग, रेफरेंस क्या क्या दिए गए हैं उनके बारे में वेरिएबल होना भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये तो देखते ही रफा दफा हमने कर दिया है। दिक्कत तो यहां पर तब आ गई जब यहां पर पहला और दूसरा ऑप्शन लगभग सिमिलर है। यहां पर क्रिएटिव इन सो फार एज डिक्शन इज कंसर्न, डिक्शन का मतलब शब्द चयन से है डियर, शब्दों का जो चयन किया गया है, शब्दों का जो सिलेक्शन किया गया है, उसको लेकर यहां पर क्रिएटिव आप लोग हो जाए। दूसरा यहां पर ऑप्शन है कि साइंटिफिक हो जाए, वैज्ञानिक हो जाए आप लोग। इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज यूज, किस तरीके की लैंग्वेज आप यहां पर थीसिस में और आर्टिकल के अंदर यूज कर रहे हैं। तो अब आप यहां पर ध्यान दें कि जो थीसिस होती है वो लिमिटेड नहीं होती है, लिमिटेड वर्ड्स की नहीं होती है। इसकी जो थीसिस है बेसिकली काफी बड़ी होती है। तो ऐसे में अगर आप शब्दों के ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे, शब्दों को लेकर क्रिएटिव होगे, तो ज्यादा लंबे समय तक आप थीसिस में क्रिएटिव नहीं रह पाओगे, तो वो थीसिस बेसिकली कंप्लीट भी नहीं हो पाओगी। लेकिन जब आप लैंग्वेज की बात करते हो तो लैंग्वेज जो है वो इन शब्दों को इंक्लूड करते हुए हो जाता है, और उसको लेकर अगर आप साइंटिफिक हो जाते हो तो ऑटोमेटिकली काफी हद तक इसने पहले पॉइंट को यहां पर कवर कर लिया है। क्रिएटिव इन सो फार एज डिक्शन इज कंसर्न, डिक्शन शब्द चयन, और शब्द चयन जो है वो लैंग्वेज के अंदर ही आ जाता है। तो आप छोटे पॉइंट को इंक्लूड करोगे या बड़े पॉइंट को आंसर में इंक्लूड करोगे, बड़े पॉइंट को यहां पर इंक्लूड करोगे। जब आप साइंटिफिक हो जाओगे लैंग्वेज के यूज में तो आप क्रिएटिव ही ऑटोमेटिकली ही हो जाओगे डियर। शब्द चयन छोटा एस्पेक्ट है, लैंग्वेज यहाँ पर बड़ा एस्पेक्ट है, इसलिए 2 नंबर इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर आएगा। ज्यादा लंबी एक्सप्लेनेशन मैं इसकी नहीं करना चाहता हूँ डियर, बस इतनी इतनी सी भी सोच आपके अंदर आ जाए ना तो भी मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा, यहाँ खड़ा खड़ा गंगा नहा लूंगा डियर। हाँ
हालांकि राजस्थान में अब यहाँ पे 10 दिनों से लगातार बारिश होती जा रही है, बहुत ठंडा मौसम यहाँ पर हो गया, बट फिर भी आप लोगों के ऐसे कमेंट देखकर, आप लोगों को खुश देखकर मैं यहाँ पर गंगा नहाने को तैयार हूँ, कितनी भी ठंड यहाँ पर हो जाए। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, आंसर बताना शुरू कर देंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड एंड एम्पिरिको इंडक्टिव पैराडिज्म इज एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे एम्पिरिको को मानना गोली, आपने तो देखना है सिर्फ इंडक्टिव, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग का लेक्चर मैंने आपको लॉजिकल रीजनिंग में काफी समय पहले ही करवा दिया है, फिर से आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाया था। इंडक्टिव में क्या होता है, हम स्पेसिफिक से जर्नल की ओर जाते हैं। अब देख लेना स्पेसिफिक से जर्नल में कौन सी रिसर्च है जो आपको लेकर जाती है। आंसर बताना शुरू कर देंगे। 50% क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया। सोल्व क्या कर दिया, मतलब एक्सप्लेन कर दिया। लो जी, लो जी, लो। कल भी लाइट गई थी, आज भी लाइट गई। वाह भाई वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो जी, अब देखते हैं जी इसका आंसर क्या होगा। यानी रिसर्च जब भी हम करेंगे ना, तो वहां पर प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है, और ऐसा ही हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है। कल भी रिसर्च कर रहे थे तो लाइट चली गई थी, और आज भी रिसर्च कर रहे हैं तो लाइट जा रही है। देखते हैं इसका क्या मतलब निकलता है। हाँ जी, देखिए जी, एथनोग्राफिक प्रोब यहाँ पर लिखा गया है। एथनोग्राफी में क्या होता है कि आपको पहले से ही एक फॉर्मेट हाथ में प्रोवाइड करवा दिया जाता है, और उस फॉर्मेट को आपने देख देख कर, मतलब सिचुएशंस को देख देख कर उसे भरना होता है। फिर आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्शन करते हो, और उसके बाद में आप किसी पर्टिकुलर कंक्लूजन पे जाते हो। तो आपको देखते ही पता लग गया भाई, यहाँ पर तो हम डॉक्यूमेंट को देखते हैं, स्पेसिफिक चीजों को देखते हैं, और उसके बाद में किसी पर्टिकुलर कंक्लूजन की ओर जा रहे हैं। तो आपको पता लगा भाई ये तो पक्का पक्का इंडक्टिव नेचर का है। तो आपने क्या करना है, सीधा नीचे की ओर जाना है डियर। हाँ जी, बिल्कुल जी बिल्कुल, दिमाग खुला रखो। पहले नंबर को देखते ही आप 100% श्योर हो गए। उसके बाद में नीचे की ओर गए तो पहले पे ए दे रखा है, तीसरे पे ए दे रखा है, दूसरे को और चौथे को गोली मार दीजिए हम लोगों ने। अब बढ़ेंगे आगे की ओर। केस स्टडी मेथड, हाँ जी बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। केस स्टडी मेथड भी आंसर में इंक्लूड होगा। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर, अब केस स्टडी मेथड जो है वो रिसर्च का ही एक यहाँ पर पर्टिकुलर है, ठीक है ना, शाखा है उसकी। अब ये रिसर्च के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो केस स्टडी में क्या, कोई पर्टिकुलर चीज है उसकी हम स्टडी यहाँ पर करने जा रहे हैं, तो उसमें भी हम हमारे पास में डॉक्यूमेंट रखते हैं, उसके अंदर डाटा फिलअप करते हैं, और उसके बाद में कंक्लूजन पे जाते हैं कि ये जो पर्टिकुलर चीज हुई है किस वजह से यहाँ पर हुई है। तो केस स्टडी भी आंसर में इंक्लूड होगा। और यहाँ पर क्या हुआ, हाय दैया मोरी मैया, यहाँ पर भी यहाँ पर भी बिना मतलब के यहाँ पर फोर्स लगाई हमने। तो ओ माय गॉड, ध्यान से देख लेते ना कि 1 और 3 दोनों के अंदर बी को इंक्लूड कर रखा है, तो हम बी को देखते भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, अभी तो घर पर बैठे हैं, लेकिन एग्जाम में ध्यान जरूर दे लेना जो भी ऑप्शन को आप देखने जा रहे हो। हाँ ठीक है सर, ठीक है, ध्यान दे देंगे। अब देखिए जी, सी और डी आपको दे रखा है, ई को आप गोली मार देंगे। क्यों मार देंगे गोली, क्योंकि जो ऑप्शन आपने छांट के रखे हैं उसमें ई दे ही न रखा है, तो आपको ई देखने की भी जरूरत नहीं है। अब आप आगे क्यों, और कंडीशन देख लो डियर, वो कंडीशन है ये 100% वाली। ये ट्रिक आप तभी लगाएंगे जब आप 100% आप श्योर है किसी ऑप्शन के लिए, तभी लगाएंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल को गोली मार दी। अब देखना है कि सी और डी में से कौन सा इंक्लूड कर सकते हैं। भैया बहुत बढ़िया खबर है हमारे पास में। क्या खबर है, एक्स पोस्ट फैक्टो में तो सर पहले से ही कोई चीज, कोई एक्टिविटी हो चुकी है, उसको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं सर। तो यहाँ पर तो फिर ये डिडक्टिव हो गई है, पक्का पक्का डिडक्टिव है, क्योंकि पहले कोई चीज हो चुकी है, उस चीजों को देखकर हम यहाँ पर स्पेसिफिकेशन लगाते हैं। जैसे एक्सीडेंट्स जो है वो हो चुके हैं, उनको देखकर हम यहाँ पर स्पेसिफिक चीजों पर जा रहे हैं। भाई लिमिट यहाँ पर स्पीड की कम कर दी जाए, गड्ढे यहाँ पर भर दिए जाए, रोड यहाँ पर बढ़िया कर दी जाए, भारी व्हीकल यहाँ पर आने से रोक दिया जाए। तो ये चीजें क्या है, ये स्पेसिफिक है। और एक्ट जो है वो पहले हो चुका है, जो कि जर्नल है हमारे पास में, तो एक्स पोस्ट फैक्टो इंक्लूड नहीं होगा। तो सी को हमने गोली मार दी, इसका मतलब ये कि ए कट गया,
बी कट गया और डी कट गया, तो ए बी डी हमारे पास में आंसर में इंक्लूड हो जाएगा और नरेटिव वाला आप आंसर में इंक्लूड कर देंगे। जेआरएफ की लेवल की बात हमने कर ली, अब नरेटिव की बात करते हैं। नरेटिव में आप लोग जानते ही हैं भाई, नरेट किया जा रहा है किसी चीज को, तो बेसिकली जो इवेंट्स हैं, जो आपस में कनेक्टेड इवेंट्स हैं, उसके बारे में राइट किया जा रहा है या स्पोक किया जा रहा है, बोला जा रहा है या लिखा जा रहा है, तो वही हमारे पास नरेटिव है। तो स्पेसिफिक से जनरल की ओर ये भी भागता हुआ हमें नजर में आ रहा है, तो ये हमारे पास में ये आंसर इंक्लूड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, जिस स्क्रीन पर आंसर बताना शुरू कर देंगे। द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स आर मोस्टली यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्चेज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताना शुरू करेंगे। हाँ, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का लेक्चर मैंने आपको पहले प्रोवाइड करवा दिया, तो रिसर्च एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा, देख लेना। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बेसिकली रैंडम सैम्पलिंग होती है, जिसमें आप कोई भी सैंपल जो चूज कर रहे हैं ना, उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर। मतलब आप किसी चीज को स्टडी करने जा रहे हैं, उसके अंदर जो सैंपल आपने उठाया, हर एक का जो आपने सैंपल चूज किया, उसकी हर एक की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर समान थी, ठीक है ना, इक्वल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर। चलो जी, टाइम हो गया है कंप्लीट, तो आंसर बताना शुरू कर दूंगा मैं। देखिए जी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर आर मोस्टली यूज्ड। अब कौन से में मोस्टली यूज यहाँ पर किया जाएगा? सर्वे रिसर्च के अंदर आप सर्वे करने जा रहे हो, जैसे मान लो कि एग्जिट पोल्स हैं हमारे पास में, इलेक्शंस हो गए, अब आप सर्वे करने गए भाई कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी पर्टिकुलर चीज को वोट किया है। अब आप सारा का सारा सर्वे यंगस्टर्स के ऊपर लेकर जाएंगे, तो आपके पास में जो रिजल्ट आएगा वो गलत तरीके का आएगा। आपको उसके अंदर यंगस्टर्स भी लेने हैं, यंगस्टर्स में महिलाएं भी होंगी, पुरुष भी होंगे, आपने ओल्ड एज भी वहां पर लेने हैं, आपने मिडिल एज भी वहां पर लेने हैं। तो ये चीजें क्या है, ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ही यहाँ पर उठाया जाएगा। तो सर्वे की रिसर्च अगर आपने करनी है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है वो इंक्लूड होगा ही होगा। तो सर्वे करने के लिए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यहाँ पर आएगी ही आएगी। तो ए पे आप 100% श्योर है, आपने नीचे की ओर जाना है। ए यहाँ पर एक पे दे रखा है, दो पे दे रखा है, तीसरे को और चौथे को गोली मार दी हमने। बहुत बढ़िया तरीका है आप लोगों के लिए, सही बता रहा हूँ, बहुत काम आएगा आप लोगों के लिए। टाइम बचाने का यही तरीका हमारे पास मिलता है। अब बी यहाँ पर भी दे रखा है, बी यहाँ पर भी दे रखा है, तो आपने ज्यादा दिमाग इस पर नहीं लगाना है, एक्सपेरिमेंटल पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ई और सी जो है ये हमारे पास में गले में फांस बनकर रह गया है, तो एक्शन रिसर्च को भी आपने गोली मार देनी है। अब फिनोमेनोलॉजी क्या है? फिनोमेनोलॉजी का मतलब यहाँ पर घटना से ही है, एक घटना है उसके बारे में आप यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। और कोरिलेशनल डिजाइन, कोरिलेशन की वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है स्टैटिक्स के अंदर, वहां पर आप देखना चाहें तो देख लें। कोरिलेशन में मतलब क्या है कि दो वेरिएबल हमारे पास में है, दो वेरिएबल है हमारे पास में, ये तो व्यक्ति बना दिए मैंने, वैसे वेरिएबल है, इनके बीच में रिलेशन अगर आप लोग जानते हैं, इसके बीच में रिलेशन क्या है, इसकी रिसर्च अगर आप करते हैं, तो वो कोरिलेशनल डिजाइन बेस्ड रिसर्च हो जाती है। जैसे किसी इंडस्ट्रीज के अंदर आपने अगर लेबर्स की सैलरीज को बढ़ा दिया है, लेबर को आपने बढ़ा दिया है, लेबर्स की मतलब सैलरी और उनका रेम्यूनरेशन आप लोगों ने बढ़ा दिया है, उनके वेजेस को अगर आपने बढ़ा दिया है, तो उसका इफेक्ट यहाँ पर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के प्राइस में कितनी बढ़ोतरी की है, उसके साथ में आप रिलेशन निकालते हैं, तो ये हमारे पास में कोरिलेशन है। यानी एक का इफेक्ट दूसरे पर कितना पड़ता है, यहाँ पर तो पॉजिटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप अपनी फर्म के अंदर लेबर को सैलरी ज्यादा देना शुरू कर देंगे, उसके वेजेस को बढ़ा देंगे, तो आप अपने प्राइस, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को भी तो बढ़ाएंगे ना, नहीं तो फिर कैसे आप उनकी वेजेस को आप दे पाओगे। तो ये जो है वो पॉजिटिव रिलेशन है। इसी तरीके से नेगेटिव भी हो सकता है, इसी तरीके से नो रिलेशन भी हो सकता है। खैर हमने उनकी गहराई हम नहीं जाना, वो तो हमने स्टैटिस्टिक्स की क्लास में कर लिया है, पर कोरिलेशनल रिसर्च क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया। तो आप ये देखिए कि आप, जैसे मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया है कि लेबर की सैलरी आपने बढ़ा दी और प्रोडक्ट का प्राइस आपने कितना बढ़ाया, अगर आप इनकी सैंपलिंग ढंग से नहीं करते हैं, इंस्टीट्यूशंस जो हैं इस पर्टिकुलर रिसर्च के अंदर, जो इंस्टीट्यूशन आप रिसर्च कर रहे हो वो आपने सही से नहीं लिए, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आपने गलत से कर ली, तो आप ऑल ओवर जो कंक्लूजन पे पहुंचेंगे वो गलत पहुंच जाएंगे। तो आपको इंस्टीट्यूशन, जिस फॉर्म की आप रिसर्च कर रहे हो, वो फॉर्म्स भी आपके पास में बिल्कुल सही होनी चाहिए, तभी आप कोरिलेशनल रिसर्च पर आप अच्छे तरीके से रिसर्च कर पाओगे। तो ये यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ। तो कोरिलेशन रिसर्च में भी यहाँ पर सैंपल हमारे पास में जरूरी है,
सर्वे रिसर्च के अंदर भी सैंपल जरूरी है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर एक्सपेरिमेंट करें तो वहां पर भी किसी पर्टिकुलर सैंपल के ऊपर ही आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना, उसी के ऊपर शोध करोगे आप, तो वहां पर भी सैंपल हमारे पास में है। तो जहां जहां पर भी सैंपल हमारे पास में आए थे वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को यूज करते हुए रिसर्च हो जाएगी। अब फिनोमिनल में घटना हो चुकी है, उसमें रिसर्च के लिए कोई सैंपल नहीं है, उस घटना का आपने सीधा सीधा रिसर्च करना है। एक्शन रिसर्च तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, ये भी आंसर में इंक्लूड नहीं होगा। तो ये हमारे पास में घर पे बैठ के हमने एक्सप्लेनेशन की है। एग्जाम के अंदर किस तरीके से करना है मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ए देखा 1 और 2 में है, बी पे फोर्स लगानी नहीं है, ई और सी इन दोनों में से आपने सोचना है और आंसर में इंक्लूड कर देना है। तो आपकी फोर्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में सोचने से बच गई, एक्शन रिसर्च के बारे में सोचने से बच गई, और सी और डी ऑप्शन को देखने से बच गई। तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पर ट्रिक हो सकती है। आगे की ओर बढ़ते हैं डियर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगला आंसर इंक्लूड, आंसर में बताना शुरू करते हैं। चलो मैं आपको थोड़ा इंग्लिश में बता देता हूँ क्या है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध में यानी कि रिसर्च में परिकल्पना परीक्षण यानी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक मुख्य अवधारणा है। प्रयोगात्मक शोध का मतलब है एक्सपेरिमेंटल, ऐतिहासिक शोध का मतलब है हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल। सर्वेक्षण का मतलब यहाँ पे सर्वे से है, और निर्वचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव से है, ठीक है ना। इंटरप्रेटिव भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। हाँ जी, तो सीधी सीधी बात है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग आप कहां पर करते हो? साइंटिफिक रिसर्च के अंदर करते हो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर आप इसे करते हो। तो ये आपके पास में प्रयोगात्मक के अंदर चला जाएगा, सीधा सीधा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इसका आंसर आ जाएगा, कोई इसमें मुश्किल नहीं था। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेसिकली आप कहां पर करोगे? प्रयोगात्मक के अंदर, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर यहाँ पर आप करोगे। तो ये सीधा सीधा आपके पास में था। कितना स्कोर आपका बना है जल्दी से मुझे बताना, यहाँ पर शुरू कर देंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल ने आप लोगों के लिए पेटीएम नंबर लॉन्च कर दिया है। तो अगर आपको लगता है कि चैनल ने आपके लिए कुछ किया है, आपके लिए कुछ मेहनत की, आपको कुछ सिखाया है, तो आप इन नंबर्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बढ़ चढ़कर इस पे कंट्रीब्यूट जरूर कीजिएगा। पेटीएम यूज नहीं करते हैं तो यूपीआई आईडी भी है, इस यूपीआई आईडी पर भी आप चैनल के सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दिनों दिन कर रहे हैं। और अब एग्जाम जब पास में आ रहा है तो गुरु दक्षिणा करके बहुत सारे मैसेजेस हमारे साथ में आते हैं स्क्रीनशॉट के साथ में, तो बहुत बढ़िया लगता है। और इसी तरीके से सपोर्ट आप करते रहिए, काफ़ी मदद इस चैनल से मिलती है। और हमारे एटलीस्ट एक्सपेंसेस तो निकल जाएं, इस चीज़ की आपकी जिम्मेदारी है। तो ठीक है जी, कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। ये क्विज वाले ग्रुप्स हैं आप लोगों के लिए, ज्वाइन जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप कर दीजिए, टीम मेंबर्स आपको यहाँ पर ऐड कर देंगे। और अगर आप स्पेशल स्टडी ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, डिस्कशन का फायदा लेना चाहते हैं, इंपोर्टेंट नोट्स का फायदा लेना चाहते हैं, और वो क्विजेस का फायदा भी लेना चाहते हैं, तो ऑल इन वन आपको चैट ग्रुप में मिल जाएगा। ऊपर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहां पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी है बताना शुरू कर देंगे। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दो डियर, आप लोगों का लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है इस तरीके से आप लोगों के लिए शानदार जानदार वीडियोस लेकर आते रहने में। इस वीडियो को देखने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के एजुकेशनल ग्रुप में, जितने भी आप लोगों का अवेलेबल में, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ इस चैनल पर जुड़ पाए और ऐसे ही लाइव लेक्चर्स का, प्रीमियर्स का, इंपोर्टेंट लेक्चर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट फायदा ले सकें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।